एसी आज के दौर के एचवीएसी सिस्टम का एक तरह से पोस्टर बॉय है। शांत, कुशल और हर जगह फिट हो जाने वाला। लेकिन ये काम कैसे करता है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम यूजर मैनुअल जैसे नहीं है। हमारे पास एक टेक्नीशियन की हैंडबुक है जिसमें हाथ से बनाए गए सर्किट डायग्राम है, कुछ इंस्टॉलेशन मैनुअल के हिस्से हैं और एक फाउंडर के भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी कुछ नोट्स हैं। ये एक बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। मतलब एक तरफ वो इंसान है जो फील्ड में मशीन से रोज जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो जो अगले 5 साल की प्रोडक्ट लाइन डिजाइन कर रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस सिस्टम को परत दर परत खोल कर समझना, एक टेक्नीशियन और एक फाउंडर दोनों के नजरिए से। ये सिर्फ जानना नहीं है कि एसी क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा कैसे करता है और इसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहली बात, स्प्लिट एसी। इसका मतलब ही है कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा मतलब डिजाइन इनोवेशन है। पहला हिस्सा है इंडोर यूनिट या आईडीओ, जो कमरे के अंदर लगी होती है। इसका काम एकदम फोकस वाला है, ठंडी हवा देना, उसे पूरे कमरे में फैलाना और ये सब करते हुए एकदम चुप रहना। और वो चुप इसलिए रह पाता है क्योंकि सारा शोर शराबा और मेहनत वाला काम बाहर वाले डिब्बे में हो रहा होगा। उस पावर हाउस में क्या चल रहा है? सही पकड़ा, वो है आउटडोर यूनिट या ओडियो। ये घर के बाहर बालकनी या छत पर रखा जाता है। इसका मुख्य काम है कमरे से निकली गर्मी को बाहर फेंकना और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। एसी का सारा शोर, वाइब्रेशन, गर्मी, सब कुछ इसी यूनिट में सीमित रहता है। इसी डिजाइन की वजह से स्प्लिट एसी इतना पॉपुलर हुआ। और ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? मुझे लगता है सिर्फ एक मोटी सी पावर केबल होती होगी जो दोनों को। नहीं, सिर्फ पावर केबल नहीं। असल में इन दोनों के बीच 3 लाइफलाइंस होती हैं। सबसे जरूरी हैं तांबे के 2 पाइप, जिनमें रेफ्रिजरेंट नाम की गैस घूमती है, एक पतली, एक मोटी। फिर आती है इलेक्ट्रिकल केबल, जो पावर तो देती ही है, साथ में दोनों यूनिट्स के बीच सिग्नल भी भेजती है। जैसे दिमाग और शरीर के बीच नर्व्स काम करती हैं। तांबे के ही पाइप क्यों? क्या एल्यूमिनियम जैसा कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते? शायद सस्ता पड़ेगा। एक फाउंडर तो कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचेगा ही। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कुछ ब्रांड्स ने कॉस्ट कटिंग के लिए एल्यूमिनियम के साथ प्रयोग किया था, लेकिन वो बुरी तरह फेल हुआ। तांबा गर्मी को ट्रांसफर करने, दबाव झेलने और जंग से बचने में कहीं बेहतर है। एक टेक्नीशियन आपको बताएगा कि एल्यूमिनियम पाइप में लीक ठीक करना लगभग नामुमकिन है। तो लंबी लाइफ और भरोसे के लिए तांबा ही किंग है। अच्छा। और तीसरी लाइफलाइन है एक मामूली सा दिखने वाला ड्रेन पाइप, जो इंडोर यूनिट में बनी नमी को बाहर निकालता है। ठीक है, तो अब जरा उस इंडोर यूनिट के अंदर झांकते हैं। ठंडक तो वहीं से महसूस होती है। असली जादू कहाँ हो रहा है? इंडोर यूनिट के अंदर का हीरो है एवापोरेटर कॉइल। ये तांबे के पाइप्स और एल्यूमिनियम फिन्स का एक जाल होता है। यही असली जादू होता है। जब बहुत ठंडा, कम दबाव वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कॉइल से गुजरता है, तो वो कमरे की गर्म हवा की गर्मी सोख लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ठंडे पानी की बोतल के बाहर हवा की नमी जम जाती है। और इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेंट का क्या होता है? गर्मी सोखते ही वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट उबलकर गैस में बदल जाता है। उबलकर? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वो इतने कम तापमान पर उबलता है और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि कॉइल बर्फीली ठंडी हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस ठंडक को पूरे कमरे में कैसे फैलाया जाए? उसके लिए पंखा होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन कोई आम पंखा नहीं। इसमें एक लंबा ड्रम जैसा ब्लोअर फैन होता है। ये कमरे की गर्म हवा को ऊपर से खींचता है, उसे ठंडी इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से गुजारता है और फिर ठंडी हवा को तेजी से कमरे में फेंकता है। इसके अलावा एयर फिल्टर्स होते हैं जो धूल, पराग और किचन की चिकनाई को रोकते हैं। हमारी टेक्नीशियन हैंडबुक का पहला नियम यही लिखा है, कूलिंग कम है, 90% चांस है कि फिल्टर चोक हो गया है। हमारे स्रोतों में कुछ सेंसर्स का भी जिक्र है, खासकर एक कॉइल सेंसर का। इसका क्या काम है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। कॉइल सेंसर लगातार कॉइल का तापमान मापता है। अगर किसी वजह से, जैसे फिल्टर जाम होने से या गैस कम होने से, हवा का फ्लो कम हो जाए, तो कॉइल पर बर्फ जमना शुरू हो सकती है। बर्फ जमना, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है। मैंने देखा है एसी से पानी के साथ बर्फ के टुकड़े गिरते हुए। बिल्कुल, बर्फ जमने से एयर फ्लो पूरी तरह रुक सकता है और कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा लोड आ सकता है। जैसे ही कॉइल
सेंसर को लगता है कि तापमान 0 के पास पहुंच रहा है, वो तुरंत कंप्रेसर को बंद करने का सिग्नल भेजता है। अच्छा। ये एसी को खुद को खराब होने से बचाने का तरीका है। इसी तरह पानी का ड्रेन न होना भी एक बड़ी समस्या है। हमारे पास एक स्रोत है जो ओवरफ्लो शट ऑफ स्विच के बारे में बताता है। ये तो पक्का उस टेक्नीशियन की डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होगा, सबसे पहले ड्रेन पाइप चेक करो। छोटी सी चीज है पर सबसे ज्यादा कॉल्स इसी के लिए आते होंगे। एकदम सही। ये एक छोटा सा फ्लोट स्विच होता है जो ड्रेन पैन में लगा होता है। अगर ड्रेन पाइप जाम हो जाए और पैन में पानी भरने लगे तो ये फ्लोट ऊपर उठता है और पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। ये एक छोटा सा पुर्जा है जो हजारों रुपए का फर्नीचर और दीवारों को सीलन से बचाता है। कमाल है। तो इंडोर यूनिट शांति से ठंडक मैनेज कर रही है। अब उस बाहर वाले पावर हाउस पर चलते हैं जहां असली एक्शन हो रहा है। इसका असली बॉस कौन है? इसका असली बॉस है कंप्रेसर। ये सिर्फ एसी का दिल नहीं है, ये बिजली के बिल का लगभग 80% हिस्सा है। इसका काम है इंडोर यूनिट से आ रही ठंडी, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को पकड़कर उसे बहुत ज्यादा दबाव पर कंप्रेस करना, जिससे वो एक बहुत गर्म, हाई प्रेशर गैस बन जाती है। तो क्या घर में लगे 1 टन के एसी और एक बड़े ऑफिस के 5 टन के एसी में एक ही तरह का कंप्रेसर होता है, या टेक्नोलॉजी बदल जाती है? नहीं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। छोटे घरेलू एसी में ज्यादातर रोटरी कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं जो काफी कुशल और शांत होते हैं। बड़े और प्रीमियम मॉडल्स में स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं जो और भी ज्यादा एफिशिएंट और भरोसेमंद हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है इन्वर्टर कंप्रेसर। आजकल हर कोई इन्वर्टर एसी की बात करता है। ये कोई मार्केटिंग गिमिक है या इसमें सच में कोई दम है? क्या ये वाकई उतना पैसा बचाता है जितना कंपनियां दावा करती हैं? ये बिल्कुल गिमिक नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रेस की गाड़ी जैसा है। या तो वो 100 की स्पीड पर भागेगा या फिर बंद हो जाएगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। कमरा ठंडा होते ही वो बंद हो जाता है और थोड़ा गर्म होते ही पूरी ताकत से फिर चालू हो जाता है। अच्छा। इस ऑन ऑफ में बहुत बिजली बर्बाद होती है। और इन्वर्टर कंप्रेसर? इन्वर्टर कंप्रेसर एक समझदार ड्राइवर की तरह है। वो जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड, मान लीजिए 30% से लेकर 110% तक बदल सकता है। जब कमरा ठंडा हो जाता है तो वो बंद नहीं होता, बल्कि अपनी स्पीड धीमी कर लेता है ताकि तापमान बना रहे। ओके। इससे 30 से 40% तक बिजली बचती है। और एक फाउंडर के नजरिए से देखें तो यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने मार्केट में ब्रांड्स को अलग किया। ये सिर्फ कूलिंग नहीं, स्मार्ट और एफिशिएंट कूलिंग बेचने का तरीका बन गया। कंप्रेसर के अलावा आउटडोर यूनिट में और क्या होता है? 2 और मुख्य हिस्से हैं। एक है कंडेंसर कॉइल। कंप्रेसर से जो गर्म, हाई प्रेशर गैस आती है वो इन कॉइल से गुजरती है। और दूसरा है कंडेंसर फैन, जो बाहर की हवा को खींचकर इन गर्म कॉइल्स पर फेंकता है। इससे गैस की सारी गर्मी बाहर की हवा में चली जाती है और वो गैस वापस हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाती है। तो ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? मतलब गर्मी को कमरे के अंदर से पकड़कर बाहर फेंकने का ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये एक लगातार चलने वाला लूप है जिसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एवापोरेटर। इंडोर यूनिट में ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्मी सोखता है और गैस बन जाता है। नतीजा, कमरा ठंडा होता है। ठीक है, गर्मी सोख ली गई। अब इस गर्मी वाली गैस का क्या होता है? अब आता है स्टेप 2, कंप्रेसर। आउटडोर यूनिट में ये उस लो प्रेशर गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर, बहुत गर्म गैस में बदल देता है। कमरे से सोखी हुई सारी गर्मी अब इस गैस में केंद्रित हो जाती है। और फिर ये गर्मी बाहर फेंकी जाती है? बिल्कुल, वो है स्टेप 3, कंडेंसर। आउटडोर यूनिट में ये गर्म गैस अपनी सारी गर्मी बाहर की हवा में फेंक देती है और वापस ठंडी होकर हाई प्रेशर लिक्विड बन जाती है। और फिर ये लिक्विड वापस अंदर जाके कमरा ठंडा करने के लिए तैयार हो जाता है? लगभग। आखिरी और चौथा स्टेप है एक्सपेंशन वाल्व। ये उस हाई प्रेशर लिक्विड का दबाव अचानक से गिरा देता है। जैसे ही दबाव गिरता है, वो लिक्विड जादुई तरीके से फिर से बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मी सोखने के लिए तैयार होकर वापस इंडोर यूनिट में चला जाता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कमरे का तापमान सेट तापमान तक नहीं पहुंच जाता। चलिए अब जरा इस